नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। बिहार में आपने हाल देखा किस तरह से भागलपुर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन जो पुल है वो भरभरा कर गिरा। इसको बनाने वाली कंपनी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन, उसके खिलाफ मुंबई में भी अब विरोध हो रहा है। इस वक्त हम मुंबई के दिंडोशी इलाके में हैं और आप देखें बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड जिस पर काम चल रहा है। यहाँ पर जो इसको बनाने वाली कंपनी है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसको लेकर यहाँ पर आवाज़ उठ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट इनसे छीन लेना चाहिए। बीएमसी में पूर्व नेता विपक्ष रवि राजा के साथ ही बीजेपी विधायक राम कदम ने बीएमसी कमिश्नर को खत लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की मांग की है। आरोप लगाए राम कदम ने ये कहते हुए कि महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान कमीशन के लिए ऐसी कंपनी को कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया, ठेका दिया गया। 666 करोड़ से भी अधिक का ये ठेका बताया जा रहा है। तो बिहार की तरह हाल यहाँ भी मुंबई में तस्वीरों में ना दिखे, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द रद्द करना चाहिए। तो इसी खबर के साथ हम शुरुआत करें और आइए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं दिल्ली से एक अहम खबर, जहां पर ओखला स्थित बाटला हाउस इलाके में 2 बच्चों के शव बरामद हुए हैं। दोनों शव गोदाम के अंदर बॉक्स में रखे हुए मिले। एक बच्चे की उम्र 8 साल और दूसरे की 6 साल बताई जा रही है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। जी, दिल्ली के जामिया नगर इलाके के जोगाबाई एक्सटेंशन के एक घर के अंदर एक पुराने लकड़ी के बक्से में 2 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। दोनों बच्चे भाई बहन थे। पुलिस के मुताबिक मंगलवार शाम जामिया नगर थाने को ये जानकारी मिली कि जोगाबाई एक्सटेंशन के एक मकान में 2 बच्चों के शव पड़े हुए हैं। इसके तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पाया कि लकड़ी के एक पुराने बक्से में बच्चों के शव पड़े हुए हैं। एक बच्चे की उम्र 8 साल थी, जबकि दूसरी जो उसकी बहन थी उसकी उम्र 6 साल थी। पुलिस ने जब बच्चों के पिता बलबीर से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो इस मकान और गोदाम में चौकीदार के तौर पर नौकरी करते हैं। उनके बच्चों ने मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे उनके साथ खाना खाया। इसके बाद बच्चे खेलने के लिए चले गए और इसके बाद बच्चे गायब हो गए। जब उन्होंने बच्चों को पूरे घर में तलाशा तो उन्हें बच्चे एक पुराने लकड़ी के बक्से में मिले और इसके बाद बलबीर ने इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जो शुरुआती जांच की है उससे ऐसा लगता है कि दोनों बच्चे खेलते हुए लकड़ी के बक्से में चले गए और दुर्घटनावश जो बक्से का जो ढक्कन है वो बंद हो गया और बच्चे बाहर नहीं निकल पाए, जिससे दम घुटने से दोनों बच्चों की मौत हो गई। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन शुरुआती जांच में ऐसा ही लगता है कि दम घुटने से बच्चों की मौत हुई है। हालांकि पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ होगा कि मौत की असली वजह क्या है, लेकिन ये घटना बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली है। और अहम खबर मुंबई से। मुंबई के हॉस्टल में एक छात्रा का शव मिला है। छात्रा की उम्र 19 साल बताई जा रही है। उनका शव कमरे में पड़ा मिला। मामला मरीन ड्राइव में सावित्रीबाई फुले हॉस्टल का है। हॉस्टल का एक सुरक्षा गार्ड लापता बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां शाहबाद के पास नेशनल हाईवे 44 को किसानों ने ब्लॉक किया। रास्ते से न हटने की वजह से पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। वाटर कैनन के जरिए भी प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन किसान काफी तादाद में पहुंचे थे। ऐसे में काफी देर तक किसान और पुलिस आमने सामने रहे। प्रदर्शनकारी किसान सूरजमुखी की फसल को एमएसपी के तहत खरीदे जाने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने भावांतर योजना के तहत 4800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सूरजमुखी को खरीदने का फैसला लिया है। योजना के तहत किसानों को प्रति क्विंटल 1000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। 1 क्विंटल पर किसानों को कुल 5800 रुपए मिलेंगे, लेकिन सूरजमुखी की एमएसपी 6400 रुपए प्रति क्विंटल है और किसान उसी रेट में खरीदने की मांग कर रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एलएसडी यानी कि पार्टी ड्रग की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। 15,000 ब्लॉट को जब्त किया गया है। इसी के साथ ही पैन इंडिया नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक तरह से बताया जा रहा है कि भारत इसका हब बना हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि युवाओं के बीच इसका क्रेज बढ़ रहा है। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट देखिए। ये टिकट नशीले हैं। इनके आधे हिस्से में पार्टी ड्रग एलएसडी का पेस्ट है। 5 टिकटों पर 0.1 ग्राम एलएसडी, जिसे एक ब्लॉट कहते हैं। ऐसे तकरीबन 15,000 ब्लॉट
एनसीबी ने बरामद किए हैं। एनसीबी ने एलएसडी की अब तक की सबसे बड़ी ये मात्रा दिल्ली एनसीआर समेत कुछ और शहरों से बरामद की है। इस ऑपरेशन में 2 केसेस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और लगभग 15,000 एलएसडी ब्लॉट्स समेत अन्य ड्रग्स बरामद किए हैं। टारगेट्स को ये लोग सोशल मीडिया साइट पे लुभाते थे और वहाँ से इनका परिचय होता था। ऑर्डर्स सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू लेते थे और फॉरेन में डार्क वेब के माध्यम से और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ड्रग्स मंगाते थे। एनसीबी के मुताबिक सोशल मीडिया पर पेट्रोलिंग के दौरान उन्हें इस सिंडिकेट का पता चला। इसके बाद नोएडा, दिल्ली, जयपुर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में छापेमारी कर कुल 6 लोग पकड़े गए। जयपुर से पकड़ा गया शख्स इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है। एलएसडी आजकल युवाओं में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है। 2013 में दिल्ली के कालकाजी इलाके में एलएसडी के ओवरडोज के चलते एक लड़के की मौत हो गई थी। एनसीबी के मुताबिक भारत एलएसडी का हब बनता जा रहा है। आमतौर पे जो हमारा देखने में आया है, पोलैंड, नीदरलैंड, इस तरह के यूरोपियन कंट्रीज में मैन्युफैक्चर ज़्यादा हो रहा है और वहाँ से धीरे धीरे इंडिया में आ रहा है और इंडिया एक कंजम्पशन हब बनता जा रहा है। एनसीबी ने सबसे पहले नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र को पकड़ा था। वो विकर ऐप से एलएसडी ले रहा था। एनसीबी के मुताबिक सभी आरोपी बेहद पढ़े लिखे हैं और जो आरोपी जयपुर से पकड़ा गया है वो एक एमएनसी में काम करता है। देश के बाहर से आ रही पार्टी ड्रग यानी कि एलएसडी को डिटेक्ट करना और इसके सिंडिकेट को पकड़ना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन पिछले 2 दशकों में एनसीबी ने अब तक की एलएसडी की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। अभी इस मामले में इसके एक और ड्रग कार्टेल की जांच जारी है और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में फिर से भारी मात्रा में एलएसडी बरामद हो और कई आरोपी गिरफ्तार हों। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। देश के 6 राज्यों में हीट वेव जारी है और 2 और राज्य बताया जा रहा है कि इसकी चपेट में कल तक आ सकते हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार की बात करें तो बीते कुछ दिनों से यहां पर औसत से अधिक तापमान देखा जा रहा है। ऐसे में ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया गया है ताकि लोग एहतियात बरतें। पूर्वी भारत के कई राज्य हीट वेव की चपेट में आ गए हैं। मौसम विभाग ने बिहार और पश्चिम बंगाल में पिछले 6 दिनों से चल रही हीट वेव को देखते हुए वहां ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इन दोनों राज्यों में लोगों को धूप में कम निकलने की सलाह दी गई है। कहा गया है कि खासकर बुजुर्ग घरों के भीतर रहें। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के कुछ जिलों में 10 जून तक हीट वेव या सीवियर हीट वेव का संकट बना रहेगा। अगले 5 दिन पश्चिम बंगाल, पूर्वी झारखंड, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तेलंगाना में भी हीट वेव चलेगी। तमिलनाडु में भी अगले 2 दिन में कुछ जगहों पर हीट वेव की आशंका है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 7 से 9 जून के बीच हीट वेव का पूर्वानुमान है। बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में जहां कंटिन्यूस हीट वेव प्रिवेल कर रही है, तो हमारा आने वाले 4-5 दिनों का यही अनुमान है। इन राज्यों में हीट वेव चलता रहेगा और स्पेसिफिकली बिहार की बात करें, वहां हीट वेव टू सीवियर हीट वेव मीन वहां जो हम हीट वेव उसको बोलते हैं जब टेम्परेचर नॉर्मल से 4.5 डिग्री से ज्यादा हो और सीवियर हीट वेव व्हेन 6.5 डिग्री से ज्यादा हो। उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में भी अगले 5 दिनों में तापमान औसत से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है। अरब सागर में समुद्री चक्रवात की वजह से मॉनसून के केरल तट से टकराने में थोड़ी देरी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक देश में गर्मी के संकट को देखते हुए एनटीपीसी और दूसरी बड़ी बिजली कंपनियों ने गैस बेस्ड पावर प्लांट से बिजली उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है कि इस सिस्टम का जो इंटरेक्शन जो है वो जैसे ही ये सिस्टम ज्यादा उत्तर के दिशा में जाएगा तो इंटरेक्शन कम होगा, तो हमारे पास टाइम है, तो इसलिए हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। कंपनियों को भी तैयार रहना होगा। Natural. They know it. It's not a new. Every year like that only. Whenever the temperature or heat wave IMD give, then they are ready with not only the power company, all state government, disaster management. अब सबको इंतजार दक्षिण पश्चिम मॉनसून का है। दिल्ली से कैमरा पर्सन जोसेफ के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में गठबंधनों में गांठ दिख रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आने वाले सभी चुनाव को बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन दोनों पार्टियों में मतभेद की खबरें आ रही हैं। इधर महाविकास अघाड़ी में भी सीट के बंटवारे को लेकर मतभेद सामने आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में सीट का बंटवारा कितनी बड़ी चुनौती नजर आ रही है, दिखाते हैं आपको सोहित मिश्रा की इस रिपोर्ट में। रविवार रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद शिंदे ने ऐलान किया कि आने वाले चुनाव शिवसेना और बीजेपी एक साथ लड़ने जा रही है। गठबंधन हमारा बहुत ही मजबूत है, बहुत ही एकदम एकजुटी से हम काम कर रहे इस राज्य में पिछले 10-11 महीनों से। और आने वाले लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, स्थानीय निकाय को जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव हो, सभी चुनाव शिवसेना भाजपा महायुति पूरी ताकत के साथ एक साथ लड़ेगी। लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अब बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच भी मतभेद सामने आते दिख रहे हैं। बीजेपी विधायक राणा जगजीत सिंह पाटिल ने जहां यह ऐलान किया, आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी धाराशिव लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी, तो वहीं शिवसेना विधायक तानाजी सावंत ने इस सीट पर शिवसेना का अधिकार बताया। 2024 मध्ये आपल्या हक्काचा 2024 में बीजेपी का धाराशिव में लोकसभा सांसद होगा और 2024 में फिर से मोदी सरकार बनेगी, इस पर हमारा विश्वास है। 24 मध्ये यावं जे चुकून त्यांच्याकडे तो शब्द गेला असावा। सेना भाजपची युती आहे आणि ज्या 18 जागा आमच्या निवडून आलेल्या आहेत सेनेच्या, ये जो जगह है वो शिवसेना की है। शायद उन्होंने गलती से ये बोल दिया। हम 18 सीटें जीते थे, कुल 23 सीटों पर चुनाव लड़े थे और इस बार भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हम पिछली बार लड़ चुकी 23 सीटों में से एक भी सीट दूसरे को नहीं देंगे। ठाम आहोत आम्ही आमची कुठलीही जागा निवडून आलेली किंवा जी आम्ही लढलो आणि पडलो ती एकही जागा सेना सोडणार नाही। महाविकास आघाड़ी ने भी एक बैठक कर चुनावों के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ भी परेशानी बनी हुई है। शिवसेना उद्धव गुट चाहता है कि 48 में से 19 सीटें उसे दी जाएं, जिससे बाकी दोनों पार्टियां सहमत नहीं हैं। 19 हमारे एमपी थे लोकसभा में, तो जिस पार्टी के 19 एमपी थे वो 15 तो नहीं लेके जाएंगे ना, 19 ही लेके जाएंगे ना, उसमें क्या है। तो हमारे फिर एक बार 19 एमपी लोकसभा में होंगे। हर एक को अपने अपनी राय रखने का अधिकार है, हर एक पार्टी राय रखेंगी। अंतिम निर्णय तीनों पार्टी के मेन लीडर फाइनल अथॉरिटी लेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में समीकरण बदलने का असर अब सीटों के बंटवारे पर पड़ता नजर आ रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के साथ आने के बाद अब कांग्रेस और एनसीपी को 2019 की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को भी पता है कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में उनकी पार्टी अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में भविष्य में भी अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए वो भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अडानी समूह को लेकर फिर एक अच्छी खबर आई है। क्रेडिट साइट्स के विश्लेषक ने माना है कि अडानी समूह का डेट मैट्रिक्स बेहतर हुआ है। एजेंसी के मुताबिक अडानी एंटरप्राइज, अडानी पावर और अडानी पोर्ट्स के पास मॉडरेट लीवरेज है, जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन में लीवरेज अब भी हाई है। ये वही एजेंसी है जिसने साल भर पहले कहा था कि अडानी समूह डीपली ओवर लीवरेज है। हालांकि एजेंसी ने माना है कि डेट मैट्रिक्स में सुधार के बावजूद जोखिम रहते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रतिकूल हवाओं का बने रहना कुछ चिंता की बात है। बाहर से पैसे जुटाने की योजनाओं में कुछ अमल का जोखिम है और कुछ चुनी हुई आने वाली डेट मैच्योरिटी में डेट रीफाइनेंसिंग के जोखिम भी हैं। और महाराष्ट्र में बारसू रिफाइनरी परियोजना के खिलाफ मुंबई में 30 संगठनों की बड़ी बैठक। दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो।
महाराष्ट्र में बारसूर रिफाइनरी परियोजना पर तेज सियासत के बीच 30 संगठनों की मुंबई में बड़ी बैठक हुई। ग्रामीणों के समर्थन में इन्होंने मुहिम की शुरुआत की है, जहां ये आम लोगों तक जाकर आने वाले चुनावों में परियोजना का समर्थन करने वाली पार्टियों को वोट न देने की अपील करेंगे। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के रत्नागिरी बारसूर रिफाइनरी मुद्दे पर स्थानीय लोगों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। इनकी आवाज बने 30 संगठनों के समूह की मुंबई में बड़ी बैठक हुई। कई पर्यावरणविदों ने साथ दिया, बताया कि मुंबई में चैत्य भूमि पर इन्हें आवाज उठाने से रोका गया। आज हम ये करना चाहते थे बाहर दादर में चैत्य भूमि पर, लेकिन वहाँ परमिशन नहीं दी गई ये वजह देकर कि आप बारसूर सोलगांव या आरे पर बात नहीं कर सकते। तो पर्यावरण दिन पर सिर्फ प्लास्टिक हटाओ की बात कर सकते हैं और ज़िंदगी की बात, और बारसूर सोलगांव का रिफाइनरी आएगी तो कितना पर्यावरण का नुकसान है उसकी बात करने की अनुमति ना देना, ये कौन सा जनतंत्र है? हम कहाँ और कैसे देश में रह रहे हैं, ये सवाल भी हम आज उठाना चाहते हैं। और सरकार से और समाज से हमारा ये कहना है कि आप सिर्फ पैसों के नज़रिए से, कमर्शियल नज़रिए से पर्यावरण को नहीं देख सकते। ये पर्यावरण दिन की सबसे बड़ी सीख है। मुंबई से 400 किलोमीटर दूर रत्नागिरी के बारसू गांव में एक बड़ी रिफाइनरी परियोजना लगाने का प्रस्ताव है। ग्रामीणों को डर है कि रिफाइनरी से तटीय कोंकण क्षेत्र की जैव विविधता को नुकसान होगा, साथ ही उनकी आजीविका भी प्रभावित होगी। बारसू सोलगांव पंचक्रोशी रिफाइनरी विरोधी संगठन आने वाले चुनावों में ऐसी पार्टियों को वोट न डालने की अपील कर रहे हैं जो ऐसी परियोजनाओं का समर्थन कर रहे हैं। हम लोग एक कैंपेन अभी ले रहे हैं कि बॉम्बे के हर एक गली गली में और पूना के या कोकण में जो रिफाइनरी को समर्थन करने वाला पक्ष या व्यक्ति है उसको वोटिंग नहीं होगा। रिफाइनरी समर्थक पार्टियों को वोट नहीं करना, ये कैंपेन जोर पकड़ रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस है। कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, वो बोलते हैं कि यहाँ पे पेट्रोकेमिकल इकोसिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, तो ये पूरा एरिया केमिकल जोन करने का उनका इरादा है। तो जो लाइवलीहुड है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, वो तो रहने वाला नहीं है। सिर्फ कॉरपोरेट आएंगे यहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट गंदा करेंगी और वहाँ का पूरा संस्कृति और जो पेड़ पौधे और जो नेचर है उनका नष्ट करने का इरादा है। आंदोलनकारियों को मिले उद्धव गुट के समर्थन के बाद शिंदे फडणवीस सरकार दावा करती आ रही है कि ये एक ग्रीन रिफाइनरी है, इसलिए पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। ये रिफाइनरी पहले रत्नागिरी के ही नानार में स्थापित की जानी थी, लेकिन वहां स्थानीय लोगों के विरोध के कारण महाविकास अघाड़ी सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस परियोजना को रत्नागिरी के ही बारसू सोलगांव में लगाने का प्रस्ताव दिया था। समय बदला है और विरोध के सुर भी। राज्य में आने वाले चुनावों से पहले ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।